हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का शीर्षक है क्या डाउ जोन्स की जो 700 पॉइंट की तेजी शुक्रवार को देखने के लिए मिली, क्या वो आलम भारत के अंदर सोमवार को भी बरकरार रहेगा। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और देखिएगा, मेरा जो मानना है वो तो मैं चर्चा करूंगा। पहले एक डिस्क्लोजर आपको दे दूं कि देखिएगा, जो मेरे मत है वो मैं मार्केट के बारे में क्या सोचता हूं केवल वो है। और इसमें कोई भी आप ट्रेड लेंगे तो आप खुद उसमें जिम्मेदार होंगे। मैं केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिएगा, मेरा जो मानना है मैं वो बात कर रहा हूं। देखिएगा, इंडिया के अंदर और यूएस के बाजारों में एक चीज पिछले साल हुई है, वो ये हुई है कि इंडिया के बाजारों के अंदर भी महंगाई हुई, अमेरिका के बाजारों में भी महंगाई हुई, यानी कि दोनों की इकोनॉमी में महंगाई हुई। इंडिया की कंपनीज के रिजल्ट भी खराब आए, यूएस की कंपनी के रिजल्ट कम खराब आए। खराब उनके भी आए पर कम खराब आए। फ्यूचर आउटलुक उनका रिसेशन वाला है, हमारा जीडीपी में स्लो डाउन वाला है। हमने पूरे वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म किया, जो भी बड़ी इकोनॉमीज है उनके अंदर, और यूएस ने अंडर परफॉर्म किया। यूएस ने आज 700 पॉइंट की तेजी की। अब हमारे यहां पर जितने सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स है वहां पर दिल खोल के ये चर्चा शुरू हो जाती कि भाई अब तो सोमवार को भारतीय बाजार बहुत तेज होंगे और बहुत अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिलेगी। और मेरा मानना क्या है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिएगा, बाजार का स्ट्रक्चर देखेंगे आप। स्ट्रक्चर तो जब बाजार भयंकर तेजी में था, मैंने तब कहा भाई ये प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका है। ये बाजार आपको केवल भ्रमित करने के लिए बड़े प्लेयर्स आपको भ्रम में जाल में फंसा रहे हैं। उसके बाद कोविड की सूचनाएं मीडिया में प्लांट की गई, मैं सीधी बोलता हूँ प्लांट है। उस दिन के बाद वो जब बाजार तोड़ना था उतने दिन ही चली, उसके बाद बाजार धड़ाम गिरा और वो खबरें खत्म हो गई। यानी कि जो बुल्स था उसको भैया सारा माल थमाया गया और बोला गया भाई जितनी ताकत है ना उतनी झोंक दे तू। उसने फुल ताकत से बुल्स ने बाजार को ऊपर लेके आए। और मैंने यही बात कही थी कि देखिएगा, ये जो माल बेचने वाले लोग हैं इस बार बहुत स्मार्टली माल बेच रहे हैं। नीचे के रेट पे कोई माल नहीं बेचेंगे। पोजीशंस इन्होंने अपनी हैज कर रखी है ऑप्शंस मार्केट के अंदर, और ये शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं जब बाजार ऊपर जा रहा है। उसके बाद बाजार फिर दोबारा से धड़ा, और बाजार के अंदर स्पेशली निफ्टी 18,000 को तोड़ के शुक्रवार को बंद हुए, और बैंक निफ्टी 42,000 तोड़ के नीचे चले गए थे। हालांकि रिकवर करके 42,200 के आसपास बाजार बंद हुए। अब बात ये है कि ये जो व्यू है मेरा, ये ज़्यादातर मुझे पर्सनली जो लग रहा है कि सेक्टर वाइज आपको देखना पड़ेगा कि आप सारे सेक्टर को ये मान के नहीं चलेंगे कि संबंधी होगी। लेकिन मुझे पर्सनली एक सेक्टर लग रहा है, वो है फाइनेंशियल्स और बैंकिंग। और मैंने यही चर्चा की थी कि भाई जब तक फाइनेंशियल और बैंकिंग मंदी नहीं होएगी बाजार नहीं गिरेंगे। तो बाजारों ने गिरना भी तभी से शुरू किया जब बैंकिंग और फाइनेंशियल्स ने कमजोरी दिखाई। जैसे ही आप पिछले 4-5 दिन के सेशन में देखेंगे तो क्या हुआ पिछले हफ्ते में सबसे पहले शुरुआत हुई इंडसइंड बैंक ने प्रोविजनल डाटा दिए, सोशल मीडिया में चला दिया गया भाई बहुत ही बढ़िया इंडसइंड बैंक के रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोविजनल डाटा है। सुबह उसको 2.5-3% ऊपर खोला जाता है, बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग आती है। भाई साहब 15 मिनट में हवा निकाल देते हैं, शेयर्स को उस दिन माइनस के अंदर 1.5-2% के नीचे बंद करते हैं और उस दिन के बाद फिर गिर गया। ये होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन भाई खबरें आ रही हैं कि बजाज फाइनेंस के प्रोविजनल डेटा अच्छा नहीं, सॉरी पहले एचडीएफसी बैंक ने डी ग्रोथ दिखा दी होलसेल बैंकिंग में। भाई साहब बाजार ने अगले दिन उसका भूत उतार दिया। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक डेटा देता नहीं है, जनरली प्रोविजनल डेटा आते नहीं है उनके। तो देखिएगा, मार्केट एंटिसिपेट कर गई थी फाइनेंशियल्स में जो पिछली बार नंबर्स आए हैं उतनी ग्रोथ मेंटेन नहीं होगी, धड़ाम। अगले दिन बारी थी बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छे डेटा दिए, ग्रोथ भी दी, सब कुछ दिया, टारगेट भी अच्छे दिए, एस्टिमेशंस भी अच्छे दिए, प्रोजेक्शन भी अच्छी दी, सब कुछ अच्छा दिया। लेकिन भाई बाजार को पसंद नहीं था ना। बाजार में मंदी करने वाले लोग हावी हो रखे हैं इस बार, और उन्होंने बाजार को उतार दिया और बजाज फाइनेंस को सुबह खुलते के साथ 6% नीचे तोड़ के मार दिया। यानी कि सब लोग, मतलब टीवी चैनल्स वाले बोल रहे हैं भाई साहब बाय करो, लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउसेस बाय कॉल दे रहे हैं, कुछ
जो है सेल कॉल दे रहे थे, और जब बाजार गिरने लगता है ना सबकी सेल कॉल आनी शुरू हो जाती है, जब चलता है ना सब बाय आ जाती है। तो ये ध्यान रखना रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो पता होना चाहिए कि ये सब कुछ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरा मानना है कि ये सब कुछ मैनेज होता है, और इसमें मीडिया भी होती है, बड़े प्लेयर्स भी होते हैं, और इवन जो सोशल मीडिया के अंदर जितने प्रभावशाली लोग होते हैं उनका भी असर होता है। और सब ने आपको भाई साहब रिटेलर की जेब से सारे पैसे निकलवा के स्टॉक मार्केट में डलवा दी, और मैंने यही कहा था कि जब सबके पैसे निकल जाएंगे बाजार टूटना शुरू हो जाएगा। और जो रिटेलर्स हैं उन्होंने एफएनओ में भी बहुत तेजी बना रखी होगी, क्योंकि एक माइंड में ही मेकअप कर दिया जाता है कि भाई बाजार तो बहुत तेजी में है। और आपने 18,600 18,700 के आसपास फॉल्स ब्रेकआउट भी देखा बैंक निफ्टी का, और मैं तब भी आपके साथ एक ही बात कर रहा था कि भाई पैसे नहीं बनेंगे यहाँ पे, और वैसा हुआ भी। अब बात यह कि डाउ जोन्स की 700 पॉइंट की तेजी पर आते हैं। वैसे भी डाउ जोन्स की 700 पॉइंट की तेजी, ये मैं फिर मानता हूं कि ये एक सेल अपॉर्चुनिटी होगी। सोमवार को बाजार खुले, गैप अप खुलने की पूरी संभावना है। अगर हम सिंगापुर निफ्टी को अगर अभी देखें, एसजीएक्स निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी वो 150 पॉइंट ऊपर हुई है 18,109 पे, और हमारे बाजार 18,000 के नीचे बंद हुआ है। प्रीमियम को भी एडजस्ट कर लें तो भी तकरीबन 100-125 पॉइंट हमारे बाजार ऊपर खुलने चाहिए इस इंडिकेशन के हिसाब से। और डाउ जोन्स की 700 पॉइंट की तेजी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाजार खुलेंगे बढ़िया, लेकिन बड़े प्लेयर्स इसको बेचने का बढ़िया मौका देखेंगे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी अब बाउंस आएंगे वो सारे बाउंस सेल होते हुए नजर आएंगे। बाजार एक तरफा नहीं गिरते हैं, जैसे मैंने कल भी आपको एनालिसिस में बोला था कि बाजार एक तरफा नहीं गिरते हैं, बाजार गिरते हैं, संभलते हैं। क्योंकि बाजार ऐसा नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडर्स को कहेगा कि मैं पुट खरीद ला सारे पैसे तेरे ही बना दूंगा, या तो कॉल बेच दे आज तेरे ही पैसे सारे बना दूंगा। बाजार क्या करता है, दोनों पार्टीज को डराता है, लेकिन अल्टीमेटली अंडरटोन बाजार की बेरिश है। और मैं आपको खुद भी बोलूं पर्सनली कि मेरी नेक्स्ट मंथ की 40,000 की पुट भी सेल हो रखी है। मतलब वो मेरी हैजिंग लगा लीजिए, तेजी लगा लीजिए, जिस तरीके से भी, क्योंकि मेरी जो बाकी पोजीशन के सामने, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि फरवरी के महीने की वो ऑप्शंस हैं जो सेल कर रखी हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि शायद फरवरी से पहले 40,500 या 40,000 की पुट भी हमारी इन द मनी हो सकती है। और ये मेरा आकलन है। देखिएगा, जब हमने सेल की थी तो कुछ और पर्पज से सेल की थी, कुछ हैजिंग थी, या वो पोजीशंस जरूरी नहीं कि वो रहें। हो सकता है कि उन पोजीशंस को मैं कल भी काट दूं। मान लीजिएगा ऊपर की तरफ बाजार अगर कल ऊपर आए तो उसको काट के हम कोई दूसरी स्ट्राइक प्राइस की पुट बेचें, या कुछ नियर बाय की पुट में हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बट मैं एक जस्ट आइडिया आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि ये जो पुल बैक आया है इसमें जिन लोगों ने मंदी कर रखी है वो एक बार डर जाएं, और बड़े प्लेयर्स उनको निकालने के बाद दोबारा से अपनी मंदी बना दें। और तेजी करने वालों को भी इतना नहीं देंगे कि भाई वो तेजी करने वाला निकल जाए, क्योंकि तेजी करने वाला बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है। और ये मेरा जो है मानना है। तो मुझे लगता है कि ये जो डाउ जोन्स की तेजी है ये केवल और केवल एक अपॉर्चुनिटी होगी। जो है मंदी करने वाले लोग हैं, जो बेयर्स हैं, वो बाजार को तोड़ने के लिए इसको यूटिलाइज करेंगे। और मैं इस डाउ जोन्स की तेजी की 700 पॉइंट की तेजी को केवल एक अपॉर्चुनिटी मानूंगा कि जहां पर मान लीजिएगा हमने कहीं पे तेजी बना रखी है किसी पोजीशंस में, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर लें, इस तरीके की एडजस्टमेंट कर लें कि हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म्स के अंदर उस पोजीशन को कन्वर्ट कर लें। तो ये जो सारी चीजें हैं उससे मेरा आउटलुक इस तरीके से बन रहा है। और रीजन ये है कि देखिएगा, मैं आपको सारी चीजें बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से। आरबीआई के गवर्नर की बॉडी लैंग्वेज इस बार की क्रेडिट पॉलिसी में डिफेंसिव थी। दूसरी बात, हमारे लिए क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, तो उसका बेनिफिट हमारे को उतना नहीं आ रहा जितना क्रूड ऑयल के प्राइस गिरने से आ रहा है। तो वो सब प्राइस्ड इन है। तीसरी बात, जो हमारी पिछली 2 क्वार्टर्स के कंपनीज के रिजल्ट आए थे, उन कंपनीज के रिजल्ट से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जो वैल्यूएशंस हैं वो महंगे हैं। वर्ल्ड की सबसे महंगी जो स्टॉक मार्केट्स हैं, अगर वैल्यूएशंस की बात करें, हालांकि हमारी कंट्री ऐसा है कि 5 या 6% की जीडीपी ग्रोथ देगी, उन सबको भी कंसीडर करने के बाद हमारे बाजार सबसे महंगे हैं। बड़े प्लेयर्स जो कि डेट का पैसा इंडिया में लाते थे, यानी कि यहाँ पे जब डेट में इन्फ्लोज आते थे, वो इन्फ्लोज आने कम हो गए। गवर्नमेंट बैकफुट पे है,
क्योंकि जो बॉन्ड मार्केट है उसमें पैसा नहीं आ रहा। दूसरी बात है, जब 5% या 6% यूरोपियन मार्केट के अंदर ही या यूएस मार्केट में या आउट ऑफ इंडिया अगर आपको 5 या 6% का इंटरेस्ट मिलेगा तो फॉरेन मनी इंडिया की इक्विटी को भी चेस नहीं करेगी। ये भी एक बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से भी हमें लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स ने बड़े स्मार्टली जो है इन सब खबरों के बावजूद भी तेजी दिखाई लोगों को और उन्होंने अपनी बंदी बना रखी है। इसके बावजूद एक अगला जो सेंटीमेंट है कि जो म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लोज हैं वो कम हो गए हैं, बल्कि कुछ जगह तो आप देखेंगे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में आउटफ्लोज बढ़ गए हैं। और ये इस वजह से भी है क्योंकि जो एफडी के रेट्स हैं वो 7 से 8% तक चले गए हैं। मतलब सीनियर सिटीजन्स की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7-8% के आसपास का बैंकों के अंदर एफडी के रेट्स हो गए हैं, और नॉर्मली भी 6 से 7% के बीच के जो है एफडी के रेट्स हो गए। तो जिन लोगों ने भी शेयर बाजार में पैसा लगाया था 1-1.5 साल के अंदर, वो रिस्क पे हैं। अगर वो रिस्क पे हैं, उनको लगता है कि भाई हमारा पैसा तो बना नहीं, तो हम अपना पैसा कहाँ पे डाल देते हैं, इक्विटी में की बजाय इस बार डेट में डाल देते हैं। और इसके बाद जो अगली चर्चा है वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स के जितने फंड मैनेजर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स के जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, उन्होंने पूरे इंडिया में टियर 1, टियर 2, 3 सिटी में घूम के एक ऐसा माहौल बना दिया था कि इक्विटी एक लॉन्ग टर्म है। लेकिन मैं भी इस बात को मानता हूं कि इक्विटी लॉन्ग टर्म है, लेकिन उन्होंने 1 साल 1.5 साल तो देखिएगा दम दिखा दिया। लेकिन अब उनको भी ऐसा लग रहा है कि भाई उनका पेशेंस जो है जवाब दे रहा है। तो नए इन्फ्लोस इक्विटी मार्केट में कम हो रहे हैं, और एफआईआई इस बात को पहले से जानते थे कि भाई हम देखते रहेंगे कि कहाँ तक बाइंग आ रही है। और मैंने कहा था कि जिस दिन एफआईज को पता चल गया यार बुल्स की बाइंग खत्म, उसी दिन से वो बाजार को ठोकना शुरू कर देंगे। और देखिएगा आपने ये देखा कि उन्होंने बाजार को पहले एक बार ठोका, बाजार पुल बैक किया, उनको पता चल गया निचले मतलब जो 44,000 पर बैंक निफ्टी गया था वो 43 से ही 43,500 600 से ही लौट आया। और वहां पे उनको पता चल गया भाई ये नहीं खींच पा रहे बाजार बुल्स को, चलो ठोको इसको बाजार को। और जिस दिन से 43,600 से जो बाजार पिछले हफ्ते तोड़ा है, उसमें एक चीज बड़ी कॉमन थी, वो ये थी कि अब सेलिंग वॉल्यूम के साथ हो रही थी। दूसरा ये था एफआईआईज के डाटा रेगुलरली जो है बड़े वॉल्यूम के साथ सेल दिखा रहे थे। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि अभी तक जो डीआईआईज की बाइंग तनकर खड़ी होती थी जब एफआईआईज की सेलिंग आती थी, वो अब मिसिंग थी। उधर से जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादातर लोग अपना पैसा डाल चुके हैं, और जो लोग साइड में बैठे हुए हैं मतलब इंतजार कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि 40,500 और 41,000 की जब बैंक निफ्टी आएगी, मुझे लगता है 41,500 शायद आपको अगले हफ्ते में भी देखने के लिए मिल जाए कि 41,500 एक अच्छी स्पोर्ट है, वहां पर कुछ पैसा आता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में 41,500 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है। 17,600 17,400 के बीच में निफ्टी जा सकता है। और ये रीजंस मैं सीधा ये बता रहा हूँ कि जो हम सराउंडिंग्स हैं, मैं एक साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ। अगर आप चार्ट्स को भी देखेंगे तो देखिएगा, जब मैं बोल रहा था भाई मंदी होएगी ना, तो आप सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सब लोग तेज बोल रहे हैं, अभी तो देखना 21,000 जाएगा। मैंने कहा भाई ठीक है, आप कह रहे हैं तो सही बात है, लेकिन देखिएगा आपके सामने है। और बेइंतहा तेजी जिसने की देखिएगा वो अभी फंसा हुआ है। और रीजन ये है कि पूरे साल भर के दौरान जो हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स हैं उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन मुझे वो सेक्टर इतना बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में कंपनियां बेशक से छोटी हैं, लेकिन कुछ कंपनियां बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर वहां ट्रेड कर रही हैं। और इस बाजार की गिरावट में देखिएगा लार्ज कैप में भी मौके मिलेंगे आपको और स्मॉल कैप में भी। और मैं ये मानता हूं कि जब बाजार की गिरावट हो ना, फिर दिखाना आपको कितना दम है खरीदने का। तो खरीदने का दम तब दिखाना है जब बाजार नीचे आए और वैल्यूएशन रीजनेबल हो। दम तब नहीं दिखाता जब लोग जो है भगते हुए बाजार के पीछे भगोगे ना, तो बाजार कभी आपको रिटर्न्स नहीं देगा। और अब हमें लग रहा है कि बाजार के अंदर जैसे ये लेवल्स आएंगे, बहुत शेयर्स आपको खरीदने के मौके देंगे। आप एक विजन के साथ खरीदेंगे, 2-3 साल के विजन के साथ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और इवन स्विंग ट्रेड्स या जो शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स हैं उसके भी मौके आपको मिलते हुए नजर आएंगे। बट बाजार में एक और रिस्क जो है बना हुआ है कि भाई बजट में भी कुछ रिस्क आ सकते हैं, और वो रिस्क है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अगर बिजनेस इनकम के साथ क्लब कर दिया गया तो ऐसा हो सकता है कि जो 15% का टैक्स रेट है वो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए 30% स्लैब में चला जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर भी एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, और वो करेक्शन भी 5 से 7% की हो सकती है। तो ये एक और रीजन है। और बजट में एक और रिस्क है जो मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से संबंधित है, वो तो बहुत ही खतरनाक है, पर वैसा होने की संभावना नहीं है, इसलिए मैं उस पर चर्चा आज नहीं कर रहा हूं। जैसे जैसे बजट की चर्चाएं सोशल मीडिया पे, नॉर्मल मीडिया पे, या जो
गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं वो आती हुई नजर आएंगी, तब तब मैं आपके साथ चर्चा करता रहूँगा। बट मुझे जो है इस बात का जो है विश्वास है कि जब वैल्यूशंस बड़े रीजनेबल होते हैं तब जब खरीदते हैं ना तो भैया पैसे बहुत बढ़िया बनते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर आप तो हमेशा बियर रहते हो। नहीं, मैं भाई बियर नहीं रहता, मैं बाजार में तेजी में भी बहुत रहता हूँ। और जब मैं स्टॉक्स बुलिश होता हूँ तो मैं स्टॉक वाइज बोलता भी हूँ। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि मार्क्सन फार्मा जो है मेरी बुलिश रडार के ऊपर है। पीछे देखिएगा हम बहुत सारे जो केमिकल स्टॉक्स हैं उनमें बुलिश थे, CDSL में पिछले सालों में बुलिश रहे, BSE के अंदर बुलिश रहे, और बालाजी अमाइंस या बहुत सारे जो केमिकल स्टॉक्स हैं वहाँ पर हम बुलिश रहे। तो ऐसा नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिकली अलग बात होती है, मार्केट रिलेटेड अलग बात होती है। और फाइनेंशियल्स को भी देखिएगा बेइंतहा चला दिया गया, इतने इंप्रूवमेंट्स आए नहीं थे पिछले एक क्वार्टर रिजल्ट्स के दम पर। बड़े प्लेयर्स को पता था ऑपरेटर को यहाँ खींचो और बाजार के अंदर बेचारे रिटेलर्स को जो है फंसाओ यहाँ पे। और मुझे लगता है कि फंडामेंटली ये जो तेजी की गई थी वो फंडामेंटल से कहीं ज़्यादा आगे थी। और बाजार जो है वैल्यूशंस वाइज अभी भी ना आपको 50% शेयर्स ऐसे भाव पे मिलेंगे जो ये पैनी स्टॉक्स की रोज आप मीडिया में खबरें पढ़ते हो, ये न्यूज़पेपर में छपती है कि 10,000 के शेयर्स ने 2.5 करोड़ रुपए बना दिए, 20,000 के शेयर्स से आपकी इन्वेस्टमेंट 15 लाख की हो गई। तो वो सब चीज़ें जो है बाजार में अट्रैक्ट करने के लिए भी आपको दिखाई जाती हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है फंडामेंटल शेयर्स की नहीं होती है और बाजार जो है बहुत बुरे तरीके से मैनिपुलेट होता है। ये तो हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा है। और उस मैनिपुलेशन का जो असर है वो अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर अगले 1.5-2 महीने काफ़ी संकट वाले रहेंगे, लेकिन साल के अंत होते होते हमें लगता है कि बाजार बहुत अच्छी रिकवरी देगा और इकोनॉमिक के जो फंडामेंटल्स हैं वो भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, जो साइकिल है वो भी चेंज होती हुई नजर आएगी। बट ये जो गिरावट आएगी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होगी, खरीदने के मौके बहुत होंगे। अब देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन खरीदता है और कौन केवल इंतजार करके छोड़ देता है कि नहीं यार मैं तो अभी और नहीं चलूँगा। और नीचे का नहीं होता, उसमें खरीदने का एक ही तरीका होता है, सिस्टमेटिकली खरीदते जाओ। आपने जो शेयर्स लेना है वो देखो आपके फंडामेंटल वैल्यूज़ के आसपास आ गया, खरीद लो, और गिर जाए भैया और ले लो। और उसके बाद भी अगर आप सारा ना खरीद पाओ और जो है शेयर प्राइस पहले से रीबाउंड हो जाए और फंडामेंटल्स पहले से इंप्रूव हो तो थोड़ा सा महंगा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले एंट्री तो करो ना, और गिरते बाजार में जो खरीद जाएगा ना वही मुझे लगता है कि जो है मार्केट का बेताज बादशाह जो है कहलाएगा। और बाजार के अंदर अभी भी जो बेइंतहा तेजी की बातें कर रहे थे वो लोग भी अब सब बैकफुट पे आ गए हैं। जो लोग तेजी तेजी चिल्ला रहे थे कि जी ऐसी तेजी हो जाएगी वैसी तेजी हो जाएगी, वो शायद आज रात की सांस लेते हुए नजर आएंगे डाउ जोन्स के 700 पॉइंट को देखते हुए। बट मुझे नहीं लगता कि ये जो 700 पॉइंट है ये यहाँ पे टिकने वाले हैं। ये भैया उनकी खुद की शॉर्ट कवरिंग है। कितने दिन से डाउ जोन्स को तोड़ रहे हो, कितना तोड़ दिया आपने, तो आप उसको रोज गिराते हो तो भाई उसमें टेक्निकल बाउंस तो आएगा ही ना। और जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जब यूएस के अंदर अब बढ़े या ना बढ़े, अब हमारा बाजार जो है कुछ समय के लिए मंदी की चपेट में आ गया है। और बड़े प्लेयर्स ने क्योंकि गर्दन फंसा रखी है तेजी करने वालों की, क्योंकि रिटेलर्स हैं मोस्टली और HNI इन्वेस्टर्स हैं, तो शायद FIIs अपनी जो सेलिंग है वो एग्रेसिव कर सकते हैं। DIIs भी ज़्यादा डिफेंस नहीं कर पाएंगे। हालांकि इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से पैसा आता हुआ आपको नज़र आ सकता है तो वो बचा लेंगे। लेकिन कुल मिला के ये ध्यान रखिएगा बाजार हमारे तेजी से नहीं गिरेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप कभी ये इंतजार करें कि बाजार हमारे बिल्कुल एकदम तेजी से गिर जाएंगे, नहीं गिरेंगे। हमारे बाजारों के अंदर जो सेलर्स हैं वो बड़े स्मार्टली माल बेच के आए हैं, और जब बिल्कुल बेइंतहा हो जाएगी कि भाई अब किसी के पास खरीदने का दम नहीं है, तब वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये पूरी रचना रची है वो फिर एक तगड़ा जो है कट देंगे। हो सकता है वो 2-3 दिन के लिए ही आए या 1 दिन या 2 दिन के लिए आए, और वहाँ से फिर बाजार बाउंस करते हुए नजर आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट के आसपास तक बाजार को नीचे ले आया जाएगा, और फिर बजट के हिसाब से बजट अच्छा आ गया तो बढ़िया वाला बाउंस खींच देंगे, और ख़राब भी आ गया तो फिर मैं यही कह रहा हूँ भाई टैक्स वाला है, अगर यही कोई चीज़ ख़राब आती तो बात अलग है, अदरवाइज़ कोई ख़राबी बजट में मिलेगी नहीं। तो फिर उसके बाद न्यूट्रल बजट भी होगा तो फिर बाजार को नीचे से ऊपर खींच दिया जाएगा। बट अभी जो बड़ा सेटअप हमें लग रहा है बड़े प्लेयर्स का, उन्होंने बढ़िया वाली मंदी बना रखी है। और देखिए ये चर्चा मैं आपके साथ पिछले लगभग 1 महीने से ही कर रहा हूँ। और आप देख लीजिएगा जब भी निफ्टी ने भी जो टॉप बनाया था तब भी मैंने ये कहा था कि मुझे फॉल्स ब्रेकआउट लग रहा है। तो आज की इस 20 मिनट की चर्चा में केवल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।